जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वह आपको 12th के जो पॉलिटिकल साइंस है उसका जो सेक्शन बी है उसका जो 8वां लेसन है वह है आपको विश्व राजनीति में पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधन। इसी के संदर्भ में आज हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे और इससे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उस सबका हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो चलिए साथियों, इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो बुक है देख लीजिए किस प्रकाशन का है, ठीक है ना। तो ये आपको SVPD प्रकाशन का है, ठीक है ना। और इसका सेक्शन बी का जो 8वां लेसन है वह है विश्व राजनीति में पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधन। इसी संदर्भ में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो हमारे जो चर्चा के तरीका होंगे क्या होगा, तो इसके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से हम लोग क्या करेंगे कि सारे प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए साथियों, इसे शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न करा है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो देखिए, पहला मतलब कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था वह आपको कहाँ हुआ था, तो ध्यान से सुनना है। वह आपको यानी कि स्टॉकहोम में हुआ था और स्टॉकहोम जो है वो आपको स्वीडन में। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपको रियो डी जेनेरो दिया हुआ है, क्योटो दिया हुआ है, न्यूयॉर्क दिया हुआ है, स्टॉकहोम दिया हुआ है। तो पहला जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था पर्यावरण पर वो आपको 1972 में हुआ था, जिसमें 113 देशों के प्रतिनिधियों ने क्या किया था, हिस्सा लिया था। और इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था ये भी समझिए। तो इस सम्मेलन का जो उद्देश्य था, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, वो था कि आपको जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसकी क्या करना, रक्षा करना। जो भी आपको प्राकृतिक संसाधन है उस प्राकृतिक संसाधनों की क्या करना, रक्षा करना। तो आइए इसके सारे ऑप्शन को हम लोग क्या करते हैं, A to Z करके एनालिसिस करते हैं। तो देखिए, तो पहला नंबर जो ऑप्शन है इसका वह है आपको रियो डी जेनेरो। क्या है, रियो डी जेनेरो। तो आइए इसी पर हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे कि इसके पहले ऑप्शन जो है वह क्या है। तो देखिए, तो पहले ऑप्शन है रियो, क्या नाम है उसका, रियो डी जेनेरो। क्या है, जेनेरो। तो सबसे पहले ये समझिए कि रियो डी जेनेरो है कहाँ। तो देखिए, तो रियो डी जेनेरो जो है वो आपको ब्राजील में है। कहाँ है, ब्राजील में। याद रखना है कि रियो डी जेनेरो कहाँ है, ब्राजील में। इन बातों को आपको अच्छे से समझना है। चलिए, दूसरा जो है वो आपको है क्योटो। क्या है, क्योटो। ध्यान से समझिएगा, दूसरा क्या है, क्योटो है, ठीक है ना। तो ये जो क्योटो है ध्यान से समझना है, ये आपको जापान में। कहाँ है, जापान में, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा ऑप्शन जो है इसका वह है आपको स्टॉकहोम। क्या है, स्टॉकहोम। इन बातों को भी आपको अच्छे से समझना है। तो ये जो स्टॉकहोम है यह आपको स्वीडन में है। कहाँ है, स्वीडन में। और इसका चौथा ऑप्शन है वह है आपको न्यूयॉर्क। क्या है, न्यूयॉर्क। और आपका प्रश्न किया जा रहा है कि बताइए कि पर्यावरण पर जो पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था वो आपको कहाँ हुआ था। तो साथियों, यह जो हुआ था ना, सबसे पहले समझ लीजिए, यह आपको स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था। कब हुआ था, 1972 में। कितना में हुआ था, 1972 में। और इसमें 113 देशों के प्रतिनिधियों ने क्या किया था कि आपको हिस्सा लिया था। इन बातों को अच्छे से समझना है। और इसमें चर्चा क्या की गई थी कि जो भी आपको प्राकृतिक पर्यावरण है, ठीक है ना, उसकी रक्षा किया जाए। जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसकी क्या किया जाए, रक्षा किया जाए। फिर यहाँ से ए नंबर ऑप्शन है रियो डी जेनेरो। तो ये आपको ब्राजील में है। और यहीं पर आपको क्या हुआ था कि 1992 में आपको पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था, पहला पृथ्वी सम्मेलन। तो याद रखिएगा कि रियो डी जेनेरो में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। उसके बाद है क्योटो। तो ये देखिए, क्योटो सम्मेलन जो हुआ था 1997 में हुआ था। कितना में हुआ था, 1997 में हुआ था, ठीक है ना। और इसका उद्देश्य था क्या करना कि जो भी आपको क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देने वाला जो गैस सब है, ठीक है ना, उसके जो आपको उत्सर्जन है उस पर क्या करना कि रोक लगाना। क्या करना, रोक लगाना था। आपसे यहाँ से प्रश्न किया जा सकता है कि बताइए कि क्योटो प्रोटोकॉल में किन गैसों को क्या हुआ था, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार माना गया था। तो इसमें आपको कौन कौन था, इस पर हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो इसमें आपको CO2 था। क्या था, CO2 था। CO2 कहने का मतलब हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा आपको मीथेन, जिसको हम लोग बोलते हैं CH4। क्या है, CH4। इसके अलावा आपको N2O3। क्या है, N2O3। इसे भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या हुआ था कि आपको जिम्मेदार माना गया था। इसके अलावा एक गैस और है जो है आपको HFC। क्या है, HFC, ठीक है, याद रखिएगा। क्या है, HFC। इसके अलावा आपको परफ्लोरोकार्बन है और सल्फर हेक्साक्लोराइड है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो 6 गैस है, ठीक है ना, उसे क्या हुआ था कि आपको ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार माना गया था। किसमें, तो आपको क्योटो प्रोटोकॉल में। तो आपसे कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार इनमें से कौन सा गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है, या मतलब क्योटो प्रोटोकॉल में, ठीक है ना,
कि आपको किस गैस को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार माना गया था। तो इसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना, इसके अलावा मीथेन है, N2O3 है, इसके अलावा आपको HFC है, इसके अलावा आपको और है सल्फर हेक्साक्लोराइड और एक है पल्फ्लोरोकार्बन। तो इन चीजों को अच्छे से समझना है। उसके बाद है न्यूयॉर्क, ठीक है ना। तो देखिए, तो न्यूयॉर्क में आपको 1997 में आपको दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? दूसरा पृथ्वी सम्मेलन। देखिए, पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में और दूसरा हुआ था आपको न्यूयॉर्क में आपको कब? 1997 में। इसीलिए इसको +5 सम्मेलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? +5 सम्मेलन भी कहते हैं। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से समझना है। तो यहाँ से हम क्या क्वेश्चन सीखे हैं कि सबसे पहले पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। कहाँ हुआ था? तो आपको रियो डी जेनेरो यानी कि ब्राजील में। उसके बाद क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? 1997 में। और इसमें क्या हुआ था कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपको 6 गैसों की पहचान की गई थी, जिसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड CH4, इसके अलावा N2O3, HFC, इसके अलावा पल्फ्लोरोकार्बन और इसके अलावा सल्फर हेक्साक्लोराइड, ठीक है ना। तो ये 6 गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए इसको जिम्मेदार माना गया था। उसके बाद है यानी कि पर्यावरण पर पहला जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था वो आपको मतलब कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। स्टॉकहोम का है, स्वीडन में है, ठीक है ना। और इसमें आपको क्या हुआ था? 113 देशों के प्रतिनिधियों ने क्या किया था? भाग लिया था। तो ये जो पर्यावरण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था वो आपको 1972 में हुआ था, इसको भी याद रखना है। उसके बाद दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो ये आपको न्यूयॉर्क में हुआ था 1997 में, इसको +5 सम्मेलन भी कहते थे। यहाँ से कभी कभी पूछ दिया जाएगा कि बताइए कि तीसरा पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो आपको कहाँ हुआ था? तो यह आपको जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में। साथियों याद रखना कि ये जो जोहान्सबर्ग है ये आपको दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। तो दक्षिण अफ्रीका में तीसरा पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हुआ था। कितना में हुआ था? 2002 में हुआ था। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं +10 सम्मेलन। क्या कहते हैं? +10 सम्मेलन। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है कि साझी त्रासदी का सूत्र किसने दिया था? तो देखिए, तो साझी त्रासदी का जो सूत्र दिया था, ठीक है ना, ए में कह रहा है इंदिरा गांधी, बी में कह रहा है गैरेट हार्डिन, उसके बाद कह रहा है H ब्रुंटलैंड, उसके बाद है डॉक्टर बुतरस घाली। तो देखिए, तो साझी त्रासदी का जो सूत्र दिया था वो आपको गैरेट हार्डिन ने दिया था। कौन दिया था? गैरेट हार्डिन। तो याद रखिएगा कि साझी क्या है? साझी त्रासदी क्या है? त्रासदी का जो सूत्र दिया था कौन दिया था? तो आपको गैरेट हार्डिन ने दिया था। कौन दिया था? गैरेट हार्डिन ने। तो यहाँ से प्रश्न आएगा कि कब दिए थे? तो 1968 में दिए थे। अब यहाँ से बात आती है कि साझी त्रासदी क्या होती है। तो देखिए, तो त्रासदी मतलब क्या होता है कि एक भयंकर सी घटना क्या हो सकती है? भयंकर सी घटना। तो अगर पर्यावरण संतुलन नहीं रहा तो आपको एक भयंकर घटना जो है कभी भी क्या हो सकती है कि घट सकती है। तो इससे क्या होगा कि संपूर्ण विश्व जो होगा प्रभावित होगा। क्या होगा? संपूर्ण विश्व जो होगा वो आपको प्रभावित होगा। क्या होगा? प्रभावित होगा। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है? समझना है। क्या करना है? समझना है, ठीक है ना। अब आइए, अब हम यहाँ से प्रश्न पूछ रहा था आपका कि साझी त्रासदी का सूत्र किसने दिया था? तो गैरेट हार्डिन ने। कब दिया था? तो 1968 में दिया था। कितना में दिया था? 1968 में। तो इन बातों को अच्छे से समझना है, ठीक है। आगे चलिए, अब कह रहा है कि मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो साथियों, मेघा पाटकर का जो नाम है ना वो आपको नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से, ठीक है। यानी कि सिर्फ नर्मदा मूवमेंट जो है इसी से आपको मेघा पाटेकर का नाम जो है वो आपको क्या है कि जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है इसमें नर्मदा जो है वो आपको क्या है, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न ये पूछा जाएगा। तो देखिए, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो यह आपको मेघा पाटकर का नाम जुड़ा हुआ है। किसका नाम जुड़ा हुआ है? मेघा पाटकर, ठीक है ना। किसका नाम जुड़ा हुआ है? मेघा पाटकर। कहीं कहीं आपको मेघा पाटेकर भी मिलेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि बताइए कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है? तो नर्मदा जो है वो आपको एक नदी है। क्या है? नदी है। क्या है? नदी है, जो आपको मध्य प्रदेश क्या है? मध्य प्रदेश, ध्यान से सुनिएगा, क्या है? मध्य प्रदेश। इसके अलावा आपको क्या होते हैं कि मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र क्या है? महाराष्ट्र और आपको गुजरात राज्यों से प्रवाहित होते हुए क्या होती है कि आपको अरब सागर में गिर जाती है, यानी कि खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है ना। तीन बातों को अच्छे से समझना है। तो देखिए, तो नर्मदा हो गया मिडिल जो आपको इंडिया है यानी कि मध्य भारत है उसकी एक प्रमुख नदी है जो आपको मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए क्या होती है? अरब सागर में गिरती है। और यह पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली है क्या है कि आपको प्रमुख नदी है। क्या है? प्रमुख नदी है। और इस नदी की जो उत्पत्ति होती है नर्मदा की, ठीक है ना, वो आपको अमरकंटक पहाड़ी से होती है। कहाँ से होती है? अमरकंटक पहाड़ी से। याद रखिएगा कि नर्मदा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? अमरकंटक पहाड़ी से होती है, ठीक है ना। और नर्मदा जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है और यह आपको मध्य भारत की नदी है जो आपको मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से क्या होती है कि प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती है। अगर अरब सागर लोकेशन में न रहे तो आप खंबात की खाड़ी को क्या करेंगे? लगाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए,
तो क्या हुआ था कि ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है ये आपको पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक सामाजिक क्या है, जन आंदोलन है। क्या है? जन आंदोलन है। तो क्या हुआ था कि भारत सरकार नर्मदा और उसके सहायक नदियों पर क्या किया था कि आपको बांध बनाने का निश्चय किया। क्या क्या निश्चय किया? तो एक और जहां इस बांध के बनने से क्या होता है कि आपको हमें जल विद्युत का मतलब सुविधा मिलता, पर्यटन की सुविधा विकसित होता, सिंचाई के लिए नहरें निकाली जाती। तो वहीं दूसरी ओर क्या है कि इस बांध के बंधने से एक आपको क्या था कि नकारात्मक प्रभाव भी था। क्या था? नकारात्मक प्रभाव भी था कि अचानक अगर क्या हुआ कि आपको बांध टूटी तो इससे क्या हो सकता था कि करोड़ों हेक्टेयर भूमि जो थी बर्बाद हो सकती थी, करोड़ों जीव जंतु जो थे उसके जिंदगी जो थे वो आपको खतरे में पड़ जाते हैं। तो इसी सब दृष्टिकोण को देखते हुए क्या हुआ था कि सुश्री मेघा पाटेकर के नेतृत्व में आपको नर्मदा को बचाने के लिए एक आंदोलन चलाया गया जिसे नर्मदा बचाओ आंदोलन कहा गया। और सरकार इस प्रोजेक्ट के तहत क्या किया था कि आपको 30 बड़े बांध, इसके अलावा 135 मझोले बांध और 300 छोटे छोटे बांध बनाने का क्या रखा था? प्रस्ताव रखा था। ठीक है ना। फिर यहाँ से नर्मदा से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नर्मदा नदी पर एक प्रसिद्ध बांध है जिसका नाम है आपको सरदार सरोवर बांध। क्या नाम है उसका? सरदार सरोवर बांध। क्या है? सरदार सरोवर बांध। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सरदार सरोवर बांध जो है वो आपको किस नदी पर है? तो वो आपको नर्मदा नदी पर है। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली जो प्रमुख नदी है भारत की वो कौन है? तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे प्रमुख नदी में आपको नर्मदा जो है वो आपको क्या है? सबसे आगे है। क्या है? आगे। यानी कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी में नर्मदा का नाम जो होता है वो आपको सबसे पहले लिया जाता है। तो यहाँ से आपका प्रश्न कर रहा है क्या कि मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो वो आपको चिपको मतलब क्या कहते हैं? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? तो हम कहेंगे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है आपको पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक सामाजिक जन आंदोलन है। और इस जन आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो आपको मेघा पाटकर के नेतृत्व में हुई थी। तो इन बातों को आपको अच्छे से समझना है। नर्मदा जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहने वाली क्या है कि आपको मिडिल इंडिया की क्या है कि आपको एक प्रमुख नदी है जो आपको अरब सागर में क्या होती है कि आपको मतलब कि अपना मुहाना बनाती है। यानी कि अरब सागर में वो क्या होती है कि गिरती है और ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है और अमरकंटक पहाड़ी से इसकी क्या होती है? उत्पत्ति होती है। और इस पर एक प्रसिद्ध बांध है गुजरात में जिसका नाम है आपको सरदार सरोवर बांध। और इस बांध से क्या होते हैं कि आपको कई सारे राज्य जो होते हैं लाभान्वित होते हैं। जैसे कि आपको गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, क्या हो गया? महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। इसके अलावा आपको क्या है कि राजस्थान हो गया। तो ये सारे राज्य जो है आपको कहीं ना कहीं आपको नर्मदा नदी से क्या है कि आपको लाभान्वित है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है। चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न कर रहा है कि किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग को स्थापित किया था? तो यह आपको तिवारी कमेटी। क्या था? तिवारी कमेटी। ठीक है ना। तो यहाँ से प्रश्न आएगा कि पर्यावरण विभाग भारत में कब स्थापित हुआ था? तो साथियों ये जो आपको पर्यावरण विभाग है यह हमारे भारत में जो स्थापित हुआ था यह आपको 1980 में, कितना में? 1980 में। और किस कमेटी के अनुशंसा पर हुआ था? तो याद रखिएगा तिवारी कमेटी। क्या है? तिवारी कमेटी के अनुशंसा पर ही भारत में क्या हुआ था कि आपको ये जो देख रहे हैं पर्यावरण विभाग इसको क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। फिर आपको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो था वो आपको 1986 में बना था। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना था? तो साथियों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वह आपको 1986 में बना था। कितना में बना था? 1986 में। तो यहाँ से ये सब पूछे जाने वाला प्रश्न है पर्यावरण विभाग कब स्थापित हुआ था? तो 1980 में। ठीक है ना। किस कमेटी के अनुशंसा पर? तो तिवारी कमेटी के अनुशंसा पर। तो इन बातों को आपको अच्छे से समझना है। तो वही 4 नंबर प्रश्न आपका कर रहा है कि किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने, ठीक है ना, पर्यावरण विभाग स्थापित किया था? तो यह आपको तिवारी कमेटी याद रखना है। आगे देखिए। अब कह रहा है कि पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट का क्या शीर्षक है? ठीक है ना। तो देखिए तो पर्यावरण व विकास पर, ठीक है ना, विश्व आयोग की रिपोर्ट का जो शीर्षक है, क्या है शीर्षक है? वह है आवर कॉमन फ्यूचर, जिसको हम लोग कहेंगे हमारा साझा भविष्य। क्या है? हमारा साझा भविष्य। ठीक है ना। क्या है? हमारा साझा भविष्य। इसी को कहते हैं अंग्रेजी में आवर कॉमन फ्यूचर। क्या कहेंगे? आवर कॉमन फ्यूचर। तो यह जो आपको हमारा साझा भविष्य है यह आपको विश्व आयोग की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी इस शीर्षक से 1987 में। तो वही आपका प्रश्न कर रहा है क्या कि पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट का क्या शीर्षक है? तो वह हमारा साझा भविष्य, जो कि आपको 1987 में क्या हुआ था कि आपको प्रकाशित हुआ था। आगे देखिए। अब कह रहा है कि सामरिक सुरक्षा उपक्रम या नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया था? तो ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका ने। तो याद रखिएगा कि नक्षत्र, क्या है? नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम जो बनाया था वो आपको कौन बनाया था? तो आपको अमेरिका ने। कौन बनाया था?
अमेरिका ने, और उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो आपको रोनाल्ड रीगन थे। कौन थे? रोनाल्ड रीगन थे। तो इन बातों को आपको अच्छे से समझना है। क्या करना है? समझना है। तो देखिए, तो आप लोगों को याद रखना है कि नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने तैयार किया था? तो आपको रोनाल्ड रीगन ने। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप उसका क्या करेंगे कि इजी वे में एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए, अब करा 1992 का पृथ्वी सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? तो सबसे पहले देख लीजिए 1992 पृथ्वी सम्मेलन क्या हुआ था? रियो डी जनेरो में। और यह पृथ्वी सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ के बुलावे पर हुआ था। और उस समय जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे बुतरस घाली, उन्होंने क्या किया था कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का उद्घाटन किया था। तो याद रखिएगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का जो उद्घाटन किया था वो कौन किया था? तो आपको बुतरस घाली ने किया था। तो इन चीजों को आपको अच्छे तरीके से क्या करना है? समझना है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा कि 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में निश्चित क्या किया गया था? तो देखिए, तो इसमें निश्चित किया गया था कि सभी राज्य पर्यावरण के प्रदूषण को रोके तथा जैव विविधता को क्या करें? बनाए रखे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैव विविधता क्या होता है? तो देखिए, तो जैव विविधता का मतलब होता है सभी जीवों में विविधता। क्या होता है? कि जैव विविधता का मतलब होता है सभी जीवों में विविधता। और ये जो देख रहे हैं जैव विविधता, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये आपको 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है कि समझना है। तो देखिए, तो वहीं आपको 1992 के जो आपको पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें निश्चित किया गया था क्या कि आपको जो सभी राज्य पर्यावरण के प्रदूषण को रोके और जैव विविधता को क्या करें? बनाए रखे। और जैव विविधता का मतलब होता है सभी जीवों में क्या करना? आपको विविधता। क्या है? विविधता। अब देखिए, अब करा कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत राज्यों का दायित्व क्या है? तो सबसे पहले क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में जापान में हुआ था। तो इसके अंतर्गत क्या था? ध्यान से समझिएगा कि आपको विषैली गैसों की मात्रा को क्या किया जाए? कि आपको सीमित किया जाए। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन ही सही है, क्योंकि आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इसके अलावा N2O3 HFC, ठीक है ना, फ्लोरोकार्बन, इसके अलावा सल्फर हेक्साक्लोराइड, ये 6 गैस ऐसे थे जिसकी पहचान की गई थी ग्लोबल वार्मिंग के लिए। किसके लिए? ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ठीक है ना। तो इसी ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए इस 6 गैसों के उत्सर्जन जो था उसको क्या करना था? कम करना था, ठीक है ना। और ऐसा निश्चय किया गया था आपको क्योटो प्रोटोकॉल में या क्योटो सम्मेलन में, जो कि 1997 में आपको जापान में हुआ था। तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। आगे देखिए, अब कह रहा है कि जैव विविधता संधि का उद्देश्य जो है वो आपको क्या है? तो देखिए, तो ये 10 नंबर प्रश्न है, ठीक है ना। तो 10 नंबर प्रश्न क्या है? ध्यान से सुनिएगा कि जैव विविधता संधि का जो उद्देश्य है वह क्या है? तो टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करना, विश्व में ताप वृद्धि को सीमित किया जाए, आदिवासियों के अधिकार की रक्षा किया जाए, मानवों के अतिरिक्त सभी जीव जंतुओं वनस्पतियों को सुरक्षित रखा जाए। तो यही आपको जैव विविधता का क्या है? उद्देश्य है। क्या है? उद्देश्य मतलब कि मानव के अलावा जो भी जीव जंतु है सबको क्या किया जाए? कि आपको सुरक्षित रखा जाए। और जैव विविधता से क्वेश्चन पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो आपको 22 मई को मनाया जाता है। तो इन चीजों को आपको बेहतर तरीके से क्या करना है? समझना है। आगे देखिए, अब कह रहा है कि चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो देखिए, तो चिपको आंदोलन का उद्देश्य था वृक्षों की अंधाधुंध कटाई को क्या करना? रोकना। तो आइए चिपको आंदोलन से कुछ क्वेश्चन आएंगे, उसको हम लोग जानते हैं। क्या कहते हैं? जानते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले चिपको आंदोलन है क्या? तो आपको याद रखना होगा कि चिपको आंदोलन पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़ा हुआ, ठीक है ना, एक सामाजिक जन आंदोलन है। क्या है? पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़ा, ठीक है ना, आपको सामाजिक जन आंदोलन। कैसा आंदोलन है? सामाजिक जन आंदोलन। इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि ये जो चिपको आंदोलन है क्या है? तो पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक सामाजिक जन आंदोलन है। तो इन बातों को आपको अच्छे से क्या करना है? समझना है। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि बताइए कि जो चिपको आंदोलन है इसकी जो शुरुआत हुई थी वो आपको कब हुई थी? तो देखिए, चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी 1973 में। कितना हुई थी? 1973 में। फिर आपका यहाँ से प्रश्न आएगा किसके नेतृत्व में हुई थी? तो यह आपको सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। और कहां से हुई थी? तो यह आपको उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल से। कहां से हुई थी? उत्तर प्रदेश के आपको जो टिहरी गढ़वाल है, क्या है? टिहरी गढ़वाल है, ठीक है ना, यहीं से इसकी क्या हुई थी? कि आपको शुरुआत हुई थी। वर्तमान जगह पूछा जाए तो वो उत्तराखंड का चमोली होगा, ठीक है ना, लेकिन उस समय यह टिहरी गढ़वाल जो था आपको उत्तर प्रदेश में था। कहा था? उत्तर प्रदेश में था। तो यहीं से आपको चिपको आंदोलन की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। और इसके जो राष्ट्रीय नेता थे वो आपको सुंदरलाल बहुगुणा थे, जबकि इसके संस्थापक जो थे वो आपको चंडी प्रसाद भट्ट थे। कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट। तो साथियों, यहाँ से कौन कौन क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे? पहले समझिए कि चिपको आंदोलन है क्या। तो चिपको आंदोलन पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक सामाजिक जन आंदोलन है। और इस जन आंदोलन की शुरुआत देखिए सन 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुई थी। इस आंदोलन के जो संस्थापक थे वो आपको चंडी प्रसाद भट्ट थे। और इस आंदोलन की शुरुआत
तत्कालीन यानी उस समय के जो उत्तर प्रदेश है उसके टिहरी गढ़वाल से हुई थी। इस बातों को अच्छे से याद रखना है। और इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था कि वनों की कटाई को रोक, पर्यावरण की क्या करना है, सुरक्षा करना। क्या करना है? पर्यावरण की सुरक्षा करना है। तो इन बातों को आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। क्या करना है? समझना है। तो कभी भी प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो हम क्या कहेंगे कि पर्यावरण की आपको सुरक्षा करना, वनों की मतलब की कटाई को रोकते हुए। तो इन बातों को अच्छे से समझना है, ठीक है ना। चिपको आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे, तो वह आपको सुंदरलाल बहुगुणा थे। जबकि संस्थापक कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट थे, ठीक है ना। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। कहां से हुई थी? तो उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल से। वर्तमान में अगर पूछा जाए तो उत्तराखंड के चमोली गणराज्य से। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है। अब देखिए, अब कह रहा है कि टेहरी बांध का विरोध करने के पीछे क्या कारण थे। तो देखिए, तो इससे क्या था कि ऊंचाई से पानी गिरने के कारण धरती में कंपन पैदा हो सकती थी, इसलिए लोगों ने इसका क्या किया था, विरोध किया था। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा आपको, बांध से 3 प्रश्न आ सकते हैं। जैसे देखिए कि भारत का सबसे ऊंचा बांध, देखिए पूछा जाएगा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है। तो देखिए, तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है ना, वह आपको टिहरी बांध है। क्या है? टिहरी बांध है सबसे ऊंचा बांध। क्या है? सबसे ऊंचा बांध, जो कि आपको भागीरथी नदी पर, इसको याद रखना है। उसके बाद पूछा जाएगा कि बताइए भाखड़ा नांगल बांध जो है वो आपको किस नदी पर है। तो देखिए, तो भाखड़ा नांगल बांध जो है वो आपको सतलुज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलुज नदी पर। उसके बाद भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो आपको हीराकुंड बांध। तो यह हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर है? तो साथियों यह महानदी पर है। किस पर है? महानदी पर। तो याद रखना है कि हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर है? महानदी पर। टिहरी बांध किस नदी पर है? तो वह आपको यानी कि क्या कहते हैं कि भागीरथी नदी पर, जो कि सबसे ऊंचा बांध है, सबसे लंबा बांध। तो वो आपको हो जाएगा आपको हीराकुंड, ठीक है ना। फिर यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा सरदार सरोवर बांध, तो वो आपको नर्मदा नदी पर है। तो उम्मीद है साथियों कि ये सारे चीज आपको समझ में आ गए होंगे। तो अभी जो हम लोग एनालिसिस किए हैं वह आपको 12 तक के प्रश्नों का एनालिसिस किए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और फिर उसका एनालिसिस करेंगे। तो फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 13 नंबर, 1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ जिसका आयोजन किसने किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने, ऑप्शन ए करा है। उसके बाद कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने, ब्राजील की सरकार ने, गुटनिरपेक्ष देशों के उपक्रम ने, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपको संयुक्त राष्ट्र संघ ने, ठीक है ना। तो देखिए, तो 1992 में जो आपको पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो आपको कहाँ हुआ था? तो ये आपको ब्राजील में हुआ था। याद रखिएगा कि 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो आपको रियो डी जेनेरो में, कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में, ठीक है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। रियो डी जेनेरो है कहाँ? तो ये आपको ब्राजील में। और इसका जो आयोजन किया था पहले पृथ्वी सम्मेलन का, वो आपको यूएनओ ने किया था। यूएनओ कहने का मतलब हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। तो इन बातों को आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। तो देखिए, तो 13 का सही आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। चलिए, अब करा कि वैश्विक ताप वृद्धि से किस देश को सबसे अधिक खतरा है? देखिए, ए में मालदीव, उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद है सी में भारत, डी में पाकिस्तान। तो देखिए, तो सबसे अधिक खतरा जो है आपको वैश्विक ताप वृद्धि से वो आपको मालदीव को है। किसको है? मालदीव को। और एक चीज याद रखिएगा कि मालदीव जो है एशिया का सबसे छोटा देश है। याद रखना है कि एशिया का सबसे छोटा देश, ठीक है ना। क्या है कि एशिया का सबसे छोटा देश कौन है? तो वो आपको मालदीव है, ठीक है ना। चाहे वो जनसंख्या की दृष्टि से कहें तब, या आपको क्या कहें कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से क्या है तब। एशिया का जो सबसे छोटा देश है वो आपको कौन है? तो आपको मालदीव ही है। कौन है? मालदीव है। तो इन बातों को आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है, ठीक है ना। आगे चलिए, अगला कह रहा है कि 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो आपको क्या हुआ था? तो 1992 में रियो डी जेनेरो में। अगर यही पूछ देता 1997 में, तो 1997 में आपको पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था। क्या हुआ था? न्यूयॉर्क में। और यह न्यूयॉर्क कहाँ है? तो आपको अमेरिका में। वहीं अगर आपसे 2002 में पूछता है, ठीक है ना, 3 को प्रथम पूछा जाता है, तो 2002 में जो हुआ था वो आपको कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में। क्या हुआ था? जोहान्सबर्ग में। साथियों, जोहान्सबर्ग कहाँ है? तो ये आपको दक्षिण अफ्रीका में। तो देखिए, तो 1992 में पूछेगा तो रियो डी जेनेरो, ठीक है ना। 1997 में पूछेगा तो आपको न्यूयॉर्क, और 2002 में पूछेगा तो हम क्या कहेंगे? जोहान्सबर्ग। आगे देखिए, अगला कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है किससे? तो यह आपको वैश्विक ताप वृद्धि से, किससे है? वैश्विक ताप वृद्धि से, ठीक है ना। यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो इसी ग्लोबल वार्मिंग से आपको संबंधित है ग्रीन हाउस गैस है। और इस ग्रीन हाउस गैस में जैसे आपको क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, N2O3 हो गया, इसके अलावा HFC हो गया। इसके अलावा आपको क्या हो जाएगा कि ये जो जलवाष्प हो गया, क्या हो गया? जलवाष्प हो गया, ठीक है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। इसके अलावा आपको सल्फर हेक्साक्लोराइड हो गया। तो ये सारी चीज जो है वो आपको क्या है? तो
आपको ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या है कि आपको जिम्मेदार गैस है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। आगे देखिए, अब कह रहा है कि ओजोन परत में हो रहे तीव्र क्षय के कारण कौन सी किरण पृथ्वी के वातावरण को नुकसान पहुंचा रही है, तो वह है आपको पराबैंगनी किरणें, जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में अल्ट्रा वायलेट रे। क्या कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट रे बोलते हैं, यानी कि पराबैंगनी किरणें। तो साथियों याद रखना कि ओजोन परत संरक्षण के लिए क्या है, ओजोन परत संरक्षण के लिए ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। क्या है कि ओजोन परत संरक्षण के लिए क्या हुआ था कि आपको 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल में क्या हुआ था कि आपको एक सम्मेलन हुआ था। तो इस बात को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है कि ओजोन परत संरक्षण के लिए कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक सम्मेलन कब हुआ था, 1987 में। इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा, विश्व ओजोन परत रक्षण दिवस, ठीक है ना। तो ये जो विश्व ओजोन परत रक्षण दिवस है, यह आपको कब मनाया जाता है, तो यह आपको 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। तो वही आपका प्रश्न कर रहा है कि ओजोन परत में हो रहे तीव्र क्षय के कारण कौन सी किरण पृथ्वी के वातावरण को नुकसान पहुंचा रही है, तो वो आपको अल्ट्रा वायलेट रे है, ठीक है ना, जिसको कहते हैं पराबैंगनी किरणें। आगे देखिए, कह रहा है कि पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। देखिए ऑप्शन कह रहा है जिनेवा में, वियना में, मॉन्ट्रियल में, आपको क्योटो में। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, सही आंसर होगा दिए गए ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा क्योटो। क्या हो जाएगा, क्योटो। आगे देखिए, अब कह रहा है कि बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो देखिए, तो बच्चों के अधिकारों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसका नाम है यूनिसेफ। क्या नाम है, यूनिसेफ, ठीक है ना, याद रखिएगा क्या नाम है उसका, यूनिसेफ। तो आइए सबसे पहले यूनिसेफ का पूर्ण रूप जानते हैं। यूनिसेफ का जो पूर्ण रूप होगा वो क्या होगा, तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड। क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस। याद रखिएगा क्या है, यूनाइटेड नेशंस। कभी कभी इसका पूर्ण रूप पूछ लिया जाता है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन। क्या है, चिल्ड्रेन फंड्स। क्या है, फंड्स। इस बात को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए यूनिसेफ का गठन कब हुआ था। तो ये आपको 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ का गठन हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो आपको न्यूयॉर्क है। क्या है, न्यूयॉर्क है। और ये बच्चों के आपको अधिकार के लिए, ठीक है ना, क्या है, बच्चों के अधिकार के लिए कार्य करने वाली क्या है कि आपको एक संस्था है। तो वहीं आपका प्रश्न कर रहा है क्या, देखिए कि बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो वो आपको यूनिसेफ है। उसके बाद आपको रेड क्रॉस सोसाइटी। तो याद रखिएगा कि ये जो रेड क्रॉस है, क्या है, रेड क्रॉस, इंटरनेशनल रेड क्रॉस की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की, ठीक है ना, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 8 मई 1863 को। कितना को हुई थी, 8 मई 1863 को। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि 8 मई को आपको अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस जो होते हैं वो क्या करते हैं, मनाते हैं। क्या करते हैं, मनाते हैं। उसके बाद एक संस्था दिया हुआ है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है ना। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है, आप याद रखिएगा कि आपको मानव अधिकार से जुड़ा हुआ संस्था है एमनेस्टी इंटरनेशनल, और एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय वो कहाँ है, तो आपको लंदन में है, ठीक है। इसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन कब हुआ था, 28 मई 1961 को। और यहाँ से पूछ देगा रेड क्रॉस का मुख्यालय क्या है, तो वो आपको जिनेवा में। कहा है, जिनेवा में। तो इन बातों को साथियों आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। आगे देखिए, अब कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं। तो देखिए, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो हम लोग मनाते हैं वो आपको 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 5 जून को। याद रखिएगा कि 5 जून को क्या मनाते हैं, तो आपको विश्व पर्यावरण दिवस क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस। तो याद रखना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाए जाते हैं, तो आपको 5 जून को, ठीक है ना। फिर यहाँ से आइए कुछ चीज ऐसे जो आपको पर्यावरण से जुड़े हुए उसको हम लोग देख लेते हैं। इसके अलावा आपको अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, तो ये आपको कब मनाए जाते हैं, तो आपको यानी कि 22 मई को, ठीक है ना। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। क्या है, जैव विविधता दिवस। तो देखिए, ये जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो यह आपको यानी कि 22 मई को। उसके बाद है विश्व महासागर दिवस, याद रखिएगा, ठीक है ना, वो आपको 8 जून को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा विश्व महासागर दिवस। क्या है, विश्व महासागर दिवस। यह कब मनाया जाता है, तो यह आपको 8 जून को मनाया जाता है। फिर यहाँ से एक चीज याद रखिएगा, ओजोन परत रक्षण दिवस। यह कब मनाया जाता है, तो यह आपको 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को, ठीक है ना। ओजोन परत रक्षण दिवस। क्या है, ओजोन परत रक्षण दिवस। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है, ठीक है ना। ये सब पर्यावरण से जुड़ा हुआ और भी चीजें जो मुझे याद आई उसको हम यहाँ पर शॉर्टलिस्ट कर दिए। आगे देखिए, करा कि निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है। तो देखिए, सुनीता नारायण, आर.के. पचौरी, मेघा पाटकर, अरविंद केजरीवाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है वो आपको क्या है, एक आपको राजनेता है। क्या है, राजनेता है। अब देखिए, कह रहा है कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व महिला दिवस जो है वो आपको 8 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिएगा, बस 1975 से। तो देखो यहाँ से दिवस वाली चीजों को क्लियर कर लेते हैं। 8 मार्च, क्या है, 8 मार्च, इस दिन मनाया जाता है आपको विश्व महिला दिवस। क्या मनाया जाता है,
विश्व महिला दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो ये आपको 8 मार्च को मनाया जाता है। फिर यहाँ से एक प्रश्न और भी आ जाएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस, तो ये आपको 12 जनवरी को। देखिए जो चीजें सब मुझे याद आ रही है उसको हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, कभी पूछ ले तो आप बताइएगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको यानी कि क्या कहते हैं आपको 12 जनवरी को। फिर यहाँ से आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। तो साथियों ये जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस है यह आपको कब मनाए जाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस जो है यह आपको मनाए जाते हैं आपको 1 मई को। कितने को मनाया जाते हैं? 1 मई को। इन चीजों को याद रखना है। फिर यहाँ से क्वेश्चन एक और भी पूछा जा सकता है, विश्व एड्स दिवस। तो ये जो विश्व एड्स दिवस है यह कब मनाया जाता है? तो यह आपको 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। फिर पूछा जाएगा 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस, ठीक है ना। तो साथियों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो हम क्या कहेंगे? 10 दिसंबर को। कितने दिसंबर को? 10 दिसंबर को। तो इन चीजों को आपको बेहतर तरीके से क्या करना है? समझना है। आगे चलिए, आगे हम देखते हैं कि विश्व मानव अधिकार दिवस जो है वो आपको 10 दिसंबर को क्या होता है कि आपको मनाया जाता है। फिर यहाँ से एक प्रश्न और भी आ सकता है, क्या? दिसंबर से, ध्यान से सुनिएगा, क्या कि विश्व मृदा दिवस, क्या है? विश्व मृदा दिवस, ठीक है ना। तो ये जो विश्व मृदा दिवस है यह आपको कब मनाया जाता है? तो विश्व मृदा दिवस जो है यह आपको 5 दिसंबर को क्या होते हैं? मनाए जाते हैं। इन चीजों को याद रखना है। फिर अगर हम आते हैं अप्रैल में, जहां से आपको क्वेश्चन आएंगे, जैसे विश्व स्वास्थ्य दिवस, क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये आपको कब मनाया जाता है? तो ये आपको 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। तो देखिए तो इसमें ज्यादा प्रश्न था ही नहीं, मात्र 22 प्रश्न था जिसको हम लोग क्या किए कि आपको एनालिसिस किया। क्या किया? एनालिसिस किया, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि किस संसाधन पर अपना कब्जा जमाने हेतु इराक ने कुवैत का अपहरण कर लिया था? तो यह आपको तेल पर, क्या है? तेल पर। तो आपको पता होगा। थोड़ा सा आइए इधर हम बता देते हैं कि 1990 में, कितना में? 1990 में इराक ने क्या कर लिया था कि आपको कुवैत पर इसलिए कब्जा कर लिया था क्योंकि कुवैत के पास क्या था कि तेल का मतलब भंडार ज्यादा था, इसलिए, ठीक है ना। फिर देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि किस संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान में पर्यावरण संबंधी बिंदु शामिल किए गए थे? तो ये आपको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा 42वां संशोधन कब हुआ था? तो ये आपको 1976 में हुआ था। 44वां संशोधन कब हुआ था? तो ये आपको 1978 में हुआ था। ये आपको पॉलिटी में पूछे जाने वाले प्रश्न है, इसको आप लोग नोट भी कर लेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए क्या कर रहा है, स्वेज नहर का क्षेत्र किस राज्य का है? ठीक है ना। तो देखिए तो स्वेज नहर का जो क्षेत्र है वो आपको मिस्र का है। किसका है? मिस्र का। आज भी स्वेज नहर पर किसका है, क्या अधिकार है? तो मिस्र का। और स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण मिस्र ने कब किया था? 1956 में। कितना में किया था? 1956 में। तो देखिए तो बहुत सारे ऐसे चीजें जिसको हम पिछले लेसन समय भी एनालिसिस किए हैं। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज जो होंगे वो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलेंगे कल हम आपको अगले लेसन के साथ। जब तक के लिए आप सबसे सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।